नीतीश जी, आजकल कुछ सही नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे? जरा बताइए ना। हम नहीं बनना चाहते थे फिर मुख्यमंत्री, लेकिन ये लोग जबरदस्ती करके हमको बनाए हुए। ओहो हो, तो आपको जबरदस्ती मुख्यमंत्री बना दिया, इसीलिए आप उल्टा सीधा बोल गए। लड़का लड़की और रात को सोने वाला, क्या कहेंगे जरा बताइए ना। मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई कि पुरुष और स्त्री दोनों जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है, तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। आप माफी मांग रहे हैं, लेकिन बवाल तो बहुत बढ़ गया। मैं इसके लिए मैंने वापिस करता हूं इन सब बातों का। लेकिन शब्द वापस करने से क्या होगा? आपकी तो निंदा हो रही है। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। फिर माफी मांग लिया आपने दोबारा से, और कुछ कहेंगे क्या? कहिए ना। इसको हम वापिस करते हैं। अच्छा, दोबारा शब्द भी वापस ले लिया, लेकिन निंदा का करेंगे क्या, ये भी तो बताइए। अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। वैसे मानना होगा नीतीश जी, आप तो दुनिया के पहले मुख्यमंत्री होंगे कि खुद की ही निंदा कर रहे हैं। केजरीवाल को भी आपने मात दे दिया। कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत था, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं। अरे वाह, निंदा करने वालों का भी अभिनंदन। लेकिन नीतीश जी, निंदा करने से होगा क्या? ये कोई गलती से तो आपने कहा नहीं, क्योंकि आपने अश्लील बात पहले विधानसभा के अंदर कही। खुद सुनिए। तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। पूरा बयान नहीं सुना सकता, और इसके बाद आप इसी प्रकार का अश्लील बयान देकर, मतलब अश्लील बयान आप विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी कहते हैं, और कुछ ही समय के बाद उसका भी एक छोटा हिस्सा सुनाता हूं, सुन लीजिए। लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पानी भी। देख रहे हैं ना, पूरा बयान तो मैं नहीं सुना सकता, फिर तो उसमें बहुत सारे बीप डालने पड़ेंगे, और वैसे भी सोशल मीडिया में आप देख लीजिए, सुन लीजिए। और जानते हैं, सदन के भीतर जब नीतीश कुमार कह रहे थे तो भाजपा सांसदों ने उन्हें समझाया कि आप गलत बात कर रहे हैं, आप ठीक नहीं कह रहे हैं। तो जनाब नीतीश जी कहने लगे कि हम सबको याद करा रहे हैं। अरे भाई, मतलब यही अब अश्लील और गंदी बातें ही याद कराने के लिए रह गई हैं। जरा ये हिस्सा भी देखिए। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं किसी का, देखिए ना अब कितना बढ़िया हो गया। देख रहे हैं ना, और याद कीजिए दोस्तों, नीतीश कुमार बार बार लोगों को याद कराते हैं। मैं आपको उनका 8 जनवरी का बयान सुनाता हूं। बड़े सारे पुराने बयान निकाले अभी 8 जनवरी का, उस समय भी ऐसी ही अश्लील बातें, ऐसा ही अश्लील बयान सार्वजनिक मंच से दे चुके हैं। सुन लीजिए। और आजकल जब महिला नहीं पढ़ी हुई है, मर्द लोग अपना जिस तरह से रोज रोज अपना करते ही रहता है, लेकिन उसको तो ध्यान में नहीं रहता है कि हमको रोज एक पैदा नहीं करना है। देख रहे हैं ना, लेकिन अब जो बयान सुना रहा हूं उससे आपको नीतीश जी की सोच का पता चलेगा। जानते हैं जनाब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि उनके समय में इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई लड़की नहीं पढ़ती थी, कोई भी लड़की नहीं थी, और जब कोई लड़की उनके कॉलेज में आती थी तो सब लोग उसे देखने लगते थे। अब ये बड़ा मतलब सभ्य भाषा में बोल रहे हैं। अब जरा इसमें भी अश्लीलता डाल देंगे तो क्या बोलेंगे लोग? ताड़ते रहते थे। आप इनका बयान सुनिए, आपको इनकी सोच पता चलेगी। सुन लीजिए। जब हम लोग पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में तो एक लड़की नहीं पढ़ती, क्या स्थिति थी हम लोगों के अपने उस टाइम, कितना खराब लगता था। और कोई भी महिला आ जाती तो सब लोग खड़ा होकर महिला को देखने लगता था। यह स्थिति थी हम लोगों के समय की बात। देख रहे हैं ना, अब मैं आपको इसका एक एंगल दिखाता हूं। आज तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बयान को, अश्लील बयान को जायज ठहरा रहे हैं, वो भी उस बयान को जिस पर खुद नीतीश कुमार माफी मांग चुके हैं। लेकिन कभी नीतीश उनके पिता के बारे में क्या कह चुके हैं,
ये भी सुनना पड़ेगा, निकाल कर लाया हूं। मगर पहले तेजस्वी यादव का बयान सुनाता हूं, कैसे वो नीतीश की गंदी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, जरा सुनिए ना। तो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। देख रहे हैं ना। लेकिन अब मैं आपको सुनाता हूं कि जब नीतीश कुमार तेजस्वी से गठबंधन नहीं किया था इन्होंने, तब वो कैसे और क्या कहकर इनके परिवार को कोसते थे। आज ये बयान बड़ा महत्वपूर्ण है, सुनना चाहिए। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। कैसा बिहार बनाना चाहते, ऐसा ही बिहार बनाना चाहते। देख रहे हैं ना, ये सारे बयान इकट्ठा किए और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर करारा हमला तो करते थे, मगर भाषा की मर्यादा तोड़ देते थे। ये भी सुनिए। अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था, जरा पूछ लो। राज करने का मौका मिला, राज करके ग्रहण करते रहे और अंदर चले गए तो पत्नी को बैठा दिया गद्दी पर। सुनते जाइए तेजस्वी के परिवार के लिए वो क्या कहते थे, एक छोटा हिस्सा ये भी सुनिए। कुछ लोगों के लिए सीमित पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है। और हां, मजेदार चीज दिखाता हूं। अभी तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की गंदी बात को सेक्स एजुकेशन बताकर सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मतलब मदद कर रहे हैं कि आपने सही बोला, लेकिन उस समय बड़ा कोसते थे। बल्कि अगर आप मान लीजिए कि तेजस्वी नीतीश से अलग होते तो क्या कहते, ये भी मान लीजिए। पुराना बयान है, सुन लीजिए। लोग अब नीतीश कुमार जी से गुस्सा नहीं है बल्कि नफरत करने लगे। देख रहे हैं ना। अब सवाल यह है दोस्तों कि नीतीश कुमार की ऐसी स्थिति क्यों है। हो सकता है आने वाले समय में नीतीश बाबू ये एक्सक्यूज दे दे जो मैं आपको बयान सुना रहा हूं, क्योंकि सवाल तो उठेगा ना, आप कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं। तो यही बयान देंगे। हम नहीं बनना चाहते थे फिर मुख्यमंत्री, लेकिन ये लोग जबरदस्ती करके हमको बनाए हुए थे। और ये बयान क्यों देंगे? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि 17 साल शासन करने के बाद भी बिहार में गरीबी के आंकड़े मुंह बाए खड़े हैं। ये आंकड़े बिल्कुल सुरसा की तरह हैं और आज मैं इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। नीतीश कुमार ने अपने बयान से जो विवाद पैदा किया उसमें एक महत्वपूर्ण बात छिप गई, और वो ये कि नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए जातीय समीकरण के दूसरे हिस्से की रिपोर्ट को पेश किया है। इस रिपोर्ट में बिहार में पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग की आबादी की वर्तमान आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है। यही तो बताया जा रहा है ना। और ये सारी जानकारी आंकड़ों के रूप में इस रिपोर्ट में दर्ज है। सबके बारे में कुछ ना कुछ कहा गया है, क्योंकि इसीलिए उनकी जो मंशा है या वो जो कुछ करना चाह रहे थे वो तो रिपोर्ट देंगे ना। अब ये पहली बात जान लीजिए दोस्तों, और मैं आपको दिखा चुका हूं कि नीतीश कुमार जिसे जनगणना की रिपोर्ट बता रहे हैं वो मात्र एक सर्वे रिपोर्ट है। और सर्वे की रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में करीब 34% परिवार यानी 94 लाख परिवार गरीब है। बिहार में राज्य में कुल 2,97,00,000 परिवार हैं। इनमें से सामान्य वर्ग में भूमिहारों के सबसे ज्यादा 25.32% परिवार, ब्राह्मण में 25.3% परिवार, राजपूत में 24.89% परिवार, कायस्थ में 13.83% परिवार,
शेख में 25.84% परिवार, पठान यानी खान में 22.2% परिवार और सैयद में 17.61% परिवार गरीब हैं। यही आंकड़े दिए गए हैं। लेकिन इस सर्वेक्षण के आधार पर नीतीश कुमार ने अति पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग की आबादी को आरक्षण का सबसे अधिक लाभ देने का निर्णय लिया है। अति पिछड़ों में मुसलमानों के अति पिछड़ों को भी शामिल कर लिया गया है। इस सर्वे से नीतीश कुमार ने अपने अति पिछड़े वर्ग और मुसलमानों में गरीबों को साधने के साथ साथ आरजेडी के जो वोट बैंक है यादव, उस जाति को खुश करने की कोशिश की है, प्रयास किया। इन्हें लगता है कि ये हमारा ही है, एकदम कोटा है। और नीतीश ने आरक्षण का कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने का ऐलान भी कर दिया है। पूरा खेल है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको आंकड़े रख रहा हूं। आंकड़े कई बार बोरिंग होते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि आंकड़ों के जरिए कहा क्या जा रहा है। नीतीश कुमार बिहार ही नहीं, देश की राजनीति में जिस तरह से फंसे हुए हैं, उससे निकलने के लिए उन्होंने जाति सर्वे के आधार पर आरक्षण का कार्ड खेला। इसके जरिए उन्होंने अपने वोट बैंक यानी अति पिछड़ा वर्ग और मुसलमानों को साधने का काम किया है। लेकिन सच्चाई क्या है? अनुसूचित जातियों में ही सबसे अधिक गरीबी है। ये बात ध्यान रखिए। दरअसल नीतीश कुमार ने इसके जरिए अपनी पार्टी के अंदर की टूट को रोकने का प्रयास किया। मैं बता रहा हूं कि ये करना क्या चाहते हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए देश की राजनीति में कांग्रेस जिस तरह से उन्हें हाशिए पर धकेल रही है, उससे भी निपटने के लिए नीतीश ने इस सर्वेक्षण का सहारा लिया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, बड़ा गंभीर सवाल है और यह सवाल पूछा जाना चाहिए। बिहार की जनता के हर शख्स के पास यह सवाल होना चाहिए कि नीतीश कुमार पिछले 17 सालों से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज उनको महिलाओं की शिक्षा, राज्य की आबादी की गरीबी की चिंता सता रही है। 17 साल रहने के बाद यह आपका हाल है। आप किसकी रिपोर्ट दे रहे हैं? आप अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। सच्चाई यह है दोस्तों कि वो महिलाओं की शिक्षा और गरीबों के कल्याण के लिए हर चुनावी घोषणा पत्र में वादा करते हैं, योजनाएं गिनाते हैं और आज 17 साल के बाद ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सच्चाई तो यही है और इन्हीं की रिपोर्ट से पता चलता है कि राज्य में गरीबी कम नहीं हुई। अलबत्ता विधानसभा में गरीबी और जनसंख्या को महिलाओं की शिक्षा से जोड़कर विधानसभा के अंदर जिस तरह से ताना बाना बुनने का प्रयास किया गया, उसका उद्देश्य यही था कि चुनावी माहौल में वो अपने देश के एक बड़े मुद्दे को जोड़कर राष्ट्रीय नेता बन जाए। जी हां, लेकिन नीतीश कुमार जो चाहते थे वो तो हुआ नहीं, बल्कि उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। सब कोई जानता कि नीतीश कुमार जी पहले कार नहीं आए, आज का हो गई नहीं। अगर गलत हम ना बोली नहीं, हम विधानसभा में बैठे रहनी, जब सत्ता पक्ष में रहनी तो छोटा सा एगो रूम अभी तक कोई में से निकले था वो गांजा महकता उनका देह में से, गांजा पी के निकलने तो भाषण देने, जब गांजा ना पीने तो भाषण ना देवेला। तो हम समझ गई नहीं, तो बर्दाश्त करने में देखा लोग नहीं माने कितना महकता। तो हम इतना जरूर कहें कि सही रूप में वो रहे हैं तो कुछ ना बोलिए। अगर गांजा पी ले, पहले 1 चिलम पियलन, 2 चिलम पियलन, 4 चिलम पिए तरन, तब मने तरह के महिला के उधार हो रहा बा। महिला के कोई प्रतिष्ठा नहीं खे, कोई इज्जत नहीं खे। उनकरा सोचे के चाहिए, समझे के चाहिए कि हाँ सब महिला एक माने उनकरा भाषा ऐसा बा, गंदा भाषा कि माने लड़का लड़की के बारे में कि हम का बताइए, अब तो कुछ हम नहीं कह सकते वो बारे में। और इसीलिए ये बयान सुनाया। ये सारी कवायद वही थी। थोड़ा गंभीर मसला है दोस्तों, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये परिस्थिति पैदा क्यों हुई। क्योंकि यदि देखा जाए तो नीतीश कुमार हर चुनाव में ऐसे कई मुद्दे या चेहरे की तलाश करते रहे हैं जो उनको जीत दिला सके। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं, 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर उन्होंने जीत हासिल की थी, याद कीजिए। और सिर्फ 2019 का लोकसभा चुनाव ही नहीं,
बल्कि अगले साल 2020 का विधानसभा चुनाव भी जीतने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का इस्तेमाल किया। और नीतीश कुमार की राजनीति की ये रणनीति है दोस्तों कि वो अपने लिए किसी मुद्दे या व्यक्ति से इस तरह से जोड़ने का काम करते हैं ताकि चुनाव में लाभ मिल सके। उनकी ये कोशिश होती है कि वो खुद को ऐसे मुद्दे या व्यक्ति के साथ जोड़ दें। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, 2019 से पहले 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने शराबबंदी के मुद्दे से अपने आप को जोड़ने का काम किया था। चुनावी मुद्दा था, भूल गए होंगे लोग, याद करा रहा हूं। महिलाओं के जीवन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है आज के चलन पर, खास करके ग्रामीण अंचल में। नीतीश कुमार इस कदम के जरिए महिलाओं के वोट बैंक को न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में जोड़ने के प्रयास में थे। उनको लग रहा था महिला एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन यह भी जानना जरूरी है, शराबबंदी की बात बता रहा हूं, कि ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने 2015 से पहले बिहार में लगभग 10 सालों तक, जी हां 10 सालों तक महिलाओं की कोई सुध नहीं ली थी। 2005 से 2015 तक, मैं आंकड़े दे रहा हूं दोस्तों, नीतीश कुमार ने बिहार में शराब बेचने की पूरी छूट दे दी थी। नीतीश ने 2008 में ऐसी शराब नीति बनाई कि शराब की बिक्री से राज्य को जो राजस्व 2005 में 500 करोड़ रुपए मिलता था, वो 2015 तक बढ़कर 6000 करोड़ रुपए हो चुका था। आप सोच रहे हैं शराबबंदी से पहले किया क्या इन्होंने? शराब की बिक्री बढ़ा दी 500 करोड़ से 6000 करोड़, और उसके बाद बंदी करते हैं। आज शराबबंदी की वही नीति नीतीश के लिए एक सिरदर्द बन चुकी है, और मैं आपको इस पर भी कई वीडियो दिखा चुका हूं कि कैसे आए दिन राज्य में जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं। मौतों की संख्या इतनी अधिक है कि नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। और मैं तो बयान भी सुना चुका हूं, अभी तो मैं आपको सारी खबर दिखा रहा हूं। नीतीश कुमार ने 2015 से पहले भी अपने आप को राष्ट्रीय राजनीति में चमकाने के लिए राज्य में 2006 में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का ऐलान किया था। ये सारी जो मामले हैं ना, महिलाओं से जुड़े हुए मामले हैं, और इस मुद्दे से उन्हें 2009 के लोकसभा चुनाव में और 2010 के विधानसभा चुनाव में लाभ तो मिल गया, लेकिन नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से देश की राजनीति की चौखट को पार नहीं कर सके। उनकी मंशा तो यही थी ना, और बिहार में ही सिमट कर रह गए। लेकिन मैं आपको मीडिया की रिपोर्ट दिखा रहा हूं कि उस समय नीतीश की लहर की चर्चा होती थी बहुत जोर शोर से कि नीतीश ने क्या कर दिया, पंचायती राज और उसके बाद शराबबंदी, हर मामले में दोस्तों। और वही इस बार कोशिश कर रहे हैं, यानी नीतीश कुमार हर चुनाव में जैसा करते रहे हैं वैसा ही इस बार भी उन्होंने जातीय सर्वेक्षण के जरिए देश की राजनीति में एक नया नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया, ताकि वो मजबूत दावेदार के रूप में सामने आ सके। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देकर आगे निकलने के दबाव में ऐसा फंसे कि सदन से लेकर सड़क तक माफी मांगते फिर रहे हैं। तो कुल मिलाकर साथियों, नीतीश कुमार की राजनीति में नीति से अधिक नीयत की कमी है। जी हां, नीति से अधिक नीयत की कमी है। अगर नीतीश कुमार के पास बिहार के विकास और गरीबों के उत्थान की नीयत होती तो जो जातीय सर्वेक्षण आज कर रहे हैं ना, वो काम तो एक दशक पहले ही कर चुके होते। भाई अगर जरूरत थी तो तब करते। फिर आज बिहार की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति बहुत अलग होती। नीतीश कुमार को बिहार और बिहार के लोगों से अधिक चिंता अपने राजनीतिक अस्तित्व की है। बड़े ध्यान से सुनिए। और इसीलिए इस बार भी नीतीश कुमार बिहार की सीमा से बाहर निकलकर राष्ट्रीय फलक पर छा जाने की अपनी उम्मीदों पर पूरा पानी फेर चुके हैं। चले थे कहां, पहुंच गए कहां।
यही कहानी है ना। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। तो उम्मीद है दोस्तों ये पूरी कहानी एक नए तरीके से, एक नई एनालिसिस के साथ आपके सामने रखने का प्रयास किया। ये जो महिलाओं वाला इशू है ना, ये तो हो सकता है लोग भूल जाएंगे, लेकिन जो ये पूरा सिलसिला चला आ रहा है कि ऐसा होता क्यों है, वो दिखाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और आप अपनी प्रेम प्यार जो है वो उसने पहले की तरह बनाए रखिए। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, बिहार के लोगों तक जो चाहते हैं कि राष्ट्रीय फलक पर एक नया मुकाम हासिल करें, विकास का एक नया रास्ता तय करें। उनके लिए ज़रूरी है कि ये जातिवाद जिस तरीके से इसे टुकड़ों में बांटने की कोशिश हो रही है, अगर नीयत अच्छी होती तो वो पहले भी कर चुके होते, कर सकते थे, नहीं किया, आज कर रहे हैं। इसकी वजह ये है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।